नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज हम एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। हमारी कोशिश है कि हम ऐसी ज़रूरी खबरें आपके सामने लेकर आएं जो सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ आम जन के लिए भी उपयोगी हों। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर है, नाइजीरिया के चरमपंथी संगठन बोको हराम के नेता अबू बकर शेकाऊ की मौत की चर्चा एक बार फिर से सुर्खियों में। वहीं हम बात करेंगे कि अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले से किस तरह की चिंताएं उभर रही हैं। और तीसरी खबर है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में भारत को 3 साल के लिए सदस्य बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले पहली खबर पर नजर डालते हैं। दुनिया में एक ऐसा संगठन है जिनका स्कूली बच्चों को अगवा करने का इतिहास रहा है। एक ऐसा संगठन जो गरीबी और अशिक्षा के कारण उपजा, लेकिन दशकों से वह धर्म के नाम पर समर्थन जुटा रहा है। हम बात कर रहे हैं चरमपंथी संगठन बोको हराम की, जिनके आतंकी जिस तरफ रुख करते हैं वहां कोहराम मचा देते हैं। लेकिन अभी खबर आई है कि इस संगठन के सरगना अबू बकर शेकाऊ की मौत हो गई है। इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के नेता अबू मुसाब अल बरनावी ने यह कहते हुए एक ऑडियो क्लिप जारी किया है कि 2 समूहों के बीच लड़ाई के दौरान शेकाऊ ने खुद को बम से उड़ा लिया। हालांकि बीते महीने भी शेकाऊ की मौत की खबर रिपोर्ट हुई थी और दर्जनों बार ऐसा हो चुका है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि इस खबर में सच्चाई है या नहीं है। सवाल है कि बोको हराम जैसे गिरोह के मुखिया की मौत के क्या मायने हैं। सवाल है कि यह संगठन कितना खतरनाक है। दुनिया भर में चरमपंथी संगठनों की एक लंबी फेहरिस्त है। जैसे मध्य पूर्व में इस्लामिक स्टेट और अफ्रीकी महादेश के एक तरफ सोमालिया में अल शबाब है, वहीं इसके दूसरी तरफ नाइजीरिया में बोको हराम सक्रिय है। साल 2002 में गठित इस संगठन ने पूरी दुनिया को तब हिला डाला जब साल 2014 के अप्रैल महीने में चरमपंथियों ने बोर्नो स्टेट के दक्षिण में स्थित चिबोक कस्बे के एक स्कूल से करीब 300 लड़कियों को अगवा कर लिया। इन लड़कियों से भरा ट्रक कहां गायब हुआ, आज तक इसका पता नहीं चला। तब छात्राओं की वापसी के लिए पूरी दुनिया में ब्रिंग बैक आवर गर्ल्स नाम से एक अभियान शुरू हुआ था। हालांकि करीब 100 लड़कियों को बाद में छुड़ा लिया गया। इस घटना के 4 साल बाद 2018 में फिर 110 छात्राओं का योब प्रांत से अपहरण कर लिया गया। दिसंबर 2020 में नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी राज्य कात्सिना के स्कूल पर हमले कर 300 से ज्यादा बच्चों को अगवा कर लिया गया। ऐसे में एक सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है कि इस संगठन द्वारा लड़कियों को अगवा करने के पीछे क्या कारण थे। दरअसल इस संगठन का आधिकारिक नाम जमाते अहली सुन्ना लिदावती वल जिहाद है, जिसका मतलब है ऐसे लोग जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा और जिहाद को फैलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर बोको हराम शब्द की बात करें तो इसका मतलब है नो टू वेस्टर्न एजुकेशन। मौजूदा वक्त में आधुनिक शिक्षा हासिल करने वाले बच्चों के बारे में इनकी सोच बेहद छोटी है। यह संगठन लोगों को यह बताना चाहता है कि यह शिक्षा इस्लाम के खिलाफ है, यानी लड़कियों को स्कूलों से उठाने का पूरा समीकरण इसी सिद्धांत पर आधारित है। यही कारण है कि उत्तर पूर्वी शहर मैडुगुरी में मुख्यालय वाले इस संगठन ने शुरुआती दिनों में एक धार्मिक कॉम्प्लेक्स स्थापित किया, जिसमें एक मस्जिद और इस्लामी स्कूल भी बनाए गए। करिश्माई छवि के मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद यूसुफ की लीडरशिप में यह सब कुछ हुआ, यानी मोहम्मद यूसुफ को बोको हराम का संस्थापक कहा जा सकता है। गरीबी और अशिक्षा का गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में बोको हराम की इस कवायद को आवाम का साथ भी मिला। नाइजीरिया के कई गरीब मुस्लिम परिवारों के साथ साथ पड़ोसी देशों के बच्चों ने भी इन स्कूलों में दाखिले लिए। वैसे देखा जाए तो 1903 में जब उत्तरी नाइजीरिया, नाइजर और दक्षिणी कैमरून के इलाके ब्रिटेन के नियंत्रण में चले गए, तभी से वहां मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में पश्चिमी शिक्षा का विरोध शुरू हो गया था। कई मुस्लिम परिवार अब भी अपने बच्चों को उन स्कूलों में नहीं भेजना चाहते जहां पश्चिमी शिक्षा दी जाती है। यानी बोको हराम जिस सिद्धांत पर काम करता है उसका बीज करीब 100 साल पहले डल गए थे। इस विद्रोही संगठन ने 1960 में आजाद होने वाले नाइजीरिया में महज इस चिंगारी को भड़काने का काम किया। बोको हराम की सोच और कोशिश यहीं तक रहती तब भी बात ठीक थी, लेकिन
धीरे धीरे यह धार्मिक संगठन से राजनीतिक संगठन में तब्दील हो गया। उसका राजनीतिक मकसद एक इस्लामिक देश का गठन करना था और इसलिए ये स्कूल चरमपंथियों को भर्ती करने का अड्डा बन गए। यही कारण है कि बोको हराम हमेशा ही नाइजीरियाई सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है। अब सवाल है कि नाइजीरिया तो एक मुस्लिम देश है और वहां का शासक भी मुस्लिम है, फिर वहां इस्लामिक देश का गठन करने का मतलब क्या है? दरअसल एक इस्लामिक देश होना एक मुस्लिम देश होने से अलग है। एक इस्लामिक देश का मतलब है कि वहां शरिया कानून का सख्ती से पालन हो और देश को चलाने के पूरे तौर तरीके कुरान पर आधारित हो, जबकि एक मुस्लिम देश में शासक और नागरिक का मुस्लिम होना ही काफी होता है। लिहाजा नाइजीरिया में मुस्लिम शासक होने के बावजूद बोको हराम उसे एक ऐसा देश मानते हैं जो खुद पूरी तरह अल्लाह में विश्वास नहीं रखता। यही वजह है कि सत्ता संघर्ष की जद्दोजहद में नाइजीरिया का यह संगठन खून खराबे का पर्याय बन गया। 2009 में बोको हराम ने मैडुगुरी स्थित पुलिस स्टेशनों और सरकारी इमारतों पर कई हमले किए। मैडुगुरी की सड़कों पर गोलीबारी हुई, वहां सैकड़ों की तादाद में बोको हराम के समर्थक मारे गए। यही वह साल था जब बोको हराम ने ठीक ठाक अंदाज में विद्रोह शुरू किया था। इस विद्रोही समूह ने नाइजीरिया की सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू किया, लेकिन नाइजीरिया के सुरक्षा बलों ने संगठन के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया और इसके नेता यूसुफ को मार दिया। यह संगठन कितना कुख्यात है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 2014 में ही इस संगठन ने करीब 10,000 लोगों की जानें ली। अब तक यह संगठन कई और हजार लोगों की जानें ले चुका है। बोको हराम की खास बात यह रही कि यह हमलों के दौरान मोटरसाइकिलों पर सवार बंदूकधारियों का इस्तेमाल करता है। जो भी लोग इस संगठन की आलोचना करते हैं यह उन्हें मार देता है। हमला करने का यह अंदाज किसी चरमपंथी संगठन के लिए बिल्कुल नया है। इसके नेता अबू बकर शेकाऊ की मौत की खबर अगर सच्ची भी हो तो इस विद्रोही संगठन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब 2009 में इसके नेता यूसुफ की हत्या हुई थी तब जल्दी ही इस संगठन ने अपना नेता चुन लिया था। इसके बाद यह संगठन और ज्यादा खतरनाक बन गया। हालांकि सत्ता संघर्ष की होड़ में इस संगठन में भी फूट पड़ा, जैसा कि अमूमन इतिहास में हमें देखने को मिलता है। हमने शुरुआत में जिस इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस की बात की वह बोको हराम का ही एक धड़ा है। दरअसल 2014 के मध्य में अपने गृह राज्य बोर्नो में और उसके आसपास के इलाकों पर इन्होंने नियंत्रण हासिल कर लिया और जनवरी 2015 में 50,000 वर्ग किलोमीटर पर इनका कब्जा हो गया, लेकिन मैडुगुरी पर कब्जा नहीं कर पाए, जहां यह संगठन मूल रूप से आधारित था। मार्च 2015 में अबू बकर शेकाऊ ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट, जो कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया वाला ही संगठन है, उससे हाथ मिलाना चाहा। लेकिन बोको हराम के अंदर ही दो समूहों के बीच आंतरिक विवादों के चलते सैकड़ों चरमपंथियों ने बोको हराम छोड़ दिया और अपना खुद का संगठन बनाया। इसी संगठन को अब इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे कि इसके क्या मायने हैं। दरअसल दो गुटों में बंटने के बाद ये संगठन सत्ता संघर्ष से लोहा तो ले ही रहे हैं। आपसी अदावत के चलते ये समूह आपस में भी लड़ते रहते हैं। दोनों ही गुटों की महत्वाकांक्षा के चलते नाइजीरिया में हिंसक घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अबू बकर शेकाऊ की मौत से दोनों समूहों के बीच चल रही हिंसक लड़ाई का खात्मा हो सकता है। इस्लामिक स्टेट बोको हराम के लड़ाकों को खत्म करके पूर्वोत्तर नाइजीरिया में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकता है। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। साल 2001, तारीख 11 सितंबर, दिन मंगलवार, सुबह का यही कोई 9 से 10 बजे के बीच का वक्त जब लोग अपने दफ्तरों को पहुंच रहे थे, तब अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क शहर में जबरदस्त धमाका हुआ। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस सेंटर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुड़वा टावर और डिफेंस विभाग के मुख्यालय पेंटागन को विमानों ने भेद दिया था। आग और धुएं की लपटें तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगी। यह दिन अमेरिका के इतिहास का काला दिन था। इसमें हजारों लोगों की जानें गई थीं। तबाही के इस मंजर को शायद ही कोई भूल पाया हो। केवल अमेरिका कहना बहुत छोटी बात होगी। दरअसल इस हमले ने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। 9/11 के नाम से प्रचलित इस हमले ने अमेरिका के सुरक्षा तंत्र पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी, सो वह हर हाल में इसका बदला लेना चाहते थे। उधर ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाले अलकायदा ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली थी
और बाद में यह भी पता लगा कि इस कुख्यात हमले को अफगानिस्तान की जमीन से अंजाम दिया गया था। यह अलकायदा अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के मातहत फल फूल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान को हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को सौंपने के लिए कहता रहा और तालिबान अमेरिका समेत इंटरनेशनल नेताओं को आंख दिखाता रहा। फिर क्या था, अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी फौज भेजकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी गुट उत्तरी गठबंधन की मदद से अमेरिकी और ब्रिटिश सेना राजधानी काबुल की ओर बढ़े और तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया। अब जबकि 9/11 हमले के पूरे 20 साल होने वाले हैं, तब अमेरिका ने 11 सितंबर से पहले पहले अफगानिस्तान से अपनी फौज को पूरी तरह वापस बुलाने का ऐलान किया है। ऐसा माना जा रहा है कि वापसी की आधी से ज्यादा तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन दूसरी ओर 20 साल तक चलने वाले इस युद्ध के नफा नुकसान का विश्लेषण शुरू हो गया है। 1990 का दशक था जब चरमपंथी समूह अलकायदा ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अफगानिस्तान में खुद को स्थापित करने की जद्दोजहद कर रहा था। दशक के अंत तक यह संगठन कामयाब भी हो गया। इस संगठन ने ही 1998 में केनिया और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमले किए। इसमें करीब 250 लोग मारे गए। उधर सोवियत रेड आर्मी के वापस लौटने और बाद में विनाशकारी गृहयुद्ध के बाद के वर्षों में तालिबान ने 1996 में पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया था। अलकायदा को इसी तालिबान का संरक्षण हासिल था। इसका नतीजा हुआ कि 2001 में अलकायदा ने अमेरिका में एक विनाशकारी घटना को अंजाम दिया। बदले में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। सवाल है कि क्या अमेरिका का यह हमला इतना जरूरी था? एक देश के नागरिकों को 20 साल तक दहशत के आगोश में रखना कितना जायज है? यही कारण है कि बीते सालों में विदेशी सैनिकों को अफगानिस्तान से हटाने की मांग बार बार उठती रही है, लेकिन एक शांति वार्ता तक पहुंचने और विदेशी फौजों को वापस लाने की तमाम कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान बार बार हिंसा का गवाह बनता रहा है। 20 साल तक न केवल मिलिट्री और सुरक्षा की बल्कि युद्ध की बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। इस युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के 2000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं की जिंदगी खत्म हो गई और 20,000 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत अफगानियों को चुकानी पड़ी। अफगानिस्तान की आवाम और सुरक्षा बलों के नुकसान के सामने अमेरिकी आंकड़े कुछ भी नहीं हैं। अमेरिका स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी के शोध के मुताबिक 2019 तक 64,100 से ज्यादा अफगानी सुरक्षाकर्मी मारे गए। ऐसा माना जा रहा है कि इससे दोगुनी तादाद में अफगानी नागरिकों की जानें गई। दरअसल इस युद्ध के 20 साल बाद भी अफगानिस्तान में शांति नहीं है, जबकि अफगानियों को भरोसा था कि चरमपंथी समूहों के खात्मे के बाद वहां शांति बहाल होगी। रिसर्च समूह एक्शन ऑन आर्म्ड फोर्सेस वायलेंस की माने तो 2020 में दुनिया भर में विस्फोटक उपकरणों से जितने भी लोग मारे गए, उनमें सबसे ज्यादा लोग अफगानिस्तान के थे। संयुक्त राष्ट्र को ही ले तो उसने पिछले साल की पहली तिमाही के दौरान हुई मौतों के मुकाबले इस साल उसी दौरान ज्यादा मौतें होने का दावा किया। इसमें महिलाओं और बच्चों के मरने की तादाद में भी इजाफा होने की बात कही गई। साल 2020 में 3,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई। अब सवाल है कि बाइडेन प्रशासन की इस पहल का क्या असर पड़ेगा? क्या अफगानिस्तान 2001 से पहले वाली स्थिति में लौट सकता है? दरअसल अमेरिका द्वारा सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले के बाद कई प्रकार की चिंताएं जताई जा रही हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के मद्देनजर कई प्रकार का दबाव महसूस कर रही है। CIA को डर है कि अमेरिका उन ठिकानों को खो देगा जहां से उसने तालिबान और अलकायदा समूहों की बारीकी से निगरानी करते हुए लड़ाकू मिशन और ड्रोन हमले चलाए। वो फिर से तालिबान द्वारा इन ठिकानों पर कब्जा कर लेने की आशंका जता रहे हैं। जानकारों की माने तो सबसे बड़ी चिंता है कि अफगानिस्तान 1990 के दशक की स्थिति की ओर लौट सकता है। इस दौर में अफगानिस्तान आतंक का प्रयोगशाला बन रहा था। क्योंकि अमेरिका ने बिना शर्त सैनिकों की वापसी की बात की है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि हाल ही में हुए अफगान शांति प्रक्रिया के सफल होने की उम्मीद कम है। आशंका इस बात की है कि अगर यह वार्ता बेनतीजा रही तो देश में एक बार फिर गृहयुद्ध छिड़ सकता है। अब सवाल है कि इस पूरे मामले में भारत कहां खड़ा है? अफगानिस्तान की विकास परियोजनाओं पर लगभग $2 अरब खर्च करने वाला भारत
वाकई वहां शांति बहाल करने का पक्षधर है। लेकिन अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी के मद्देनजर भारत में एक तरह की बेचैनी है। भारत को भी डर है कि अमेरिका की वापसी के बाद कहीं अफगानिस्तान में अस्थिरता का माहौल ना पैदा हो जाए। इन सब के बीच भारत को अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन की भूमिका बढ़ने का भी खतरा महसूस हो रहा है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि भारत अफगानिस्तान में हमेशा ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का हिमायती रहा है। वहां कॉलेज, अस्पताल समेत संसद भवन के निर्माण में भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। लेकिन भारत को लग रहा है कि पाकिस्तान वहां अस्थिरता फैलाने की कोशिश करेगा और अफगानिस्तान फिर से चरमपंथियों का अड्डा बन जाएगा। इसकी वजह है कि अफगानिस्तान में जहां भारत को खोने के लिए बहुत कुछ है, वहीं पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ भारत को चीन को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान में करीब $1 ट्रिलियन के प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं और चीन उनमें से एक है जो उन संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहेगा। चीनी राष्ट्रपति अपने ड्रीम प्रोजेक्ट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अफगानिस्तान को प्रभावित करना चाहेंगे, जबकि भारत शुरू से ही इस प्रोजेक्ट के खिलाफ रहा है। आइए अब तीसरी खबर का रुख करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र अपने अलग अलग कामों के लिए जाना जाता है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसके 6 प्रमुख अंग हैं। अभी हाल ही में आर्थिक व सामाजिक परिषद ने अपनी स्थापना के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया और अब खबर आई है कि भारत इस निकाय का सदस्य बन गया है। भारत के अलावा मॉरिशस, तंजानिया, ट्यूनीशिया, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, कनाडा, इटली समेत कुल 18 देशों को चुना गया है। ये देश 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। ये देश 31 दिसंबर 2024 तक इस निकाय के सदस्य बने रहेंगे। इस परिषद में कुल 54 मेंबर होते हैं जो 3 साल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। इस परिषद में सदस्य देशों को भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जगह दी जाती है। इसमें 14 सीटें अफ्रीकी देशों, 11 एशियाई, 6 पूर्वी यूरोपीय, 10 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई और 13 पश्चिमी यूरोपीय व अन्य देशों को आवंटित की गई हैं। इसके 1/3 यानी 18 सदस्य हर साल बदल दिए जाते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क से कामकाज करने वाले इस परिषद का मकसद सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाना है। सवाल है कि यह निकाय काम कैसे करता है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित आर्थिक और सामाजिक परिषद सतत विकास पर बहस और नई सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। मौजूदा वक्त में सतत विकास अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे जरूरी प्राथमिकता है और एजेंडा 2030 सतत विकास का अहम मकसद है। चूंकि आर्थिक और सामाजिक परिषद की छतरी के अंदर ही संयुक्त राष्ट्र का कार्यात्मक एवं क्षेत्रीय आयोग और परिचालन तथा विशिष्ट एजेंसियां काम करती हैं, लिहाजा यह वैश्विक मानदंडों और उसके काम करने के तौर तरीकों के बीच एक तालमेल बैठाती है। अलग अलग मंचों पर यह सतत विकास हासिल करने में शामिल सभी अलग अलग लोगों और भागीदारों को एक साथ लाता है। यह परिषद एक नए सिरे से वैश्विक साझेदारी के दायरे की भी खोज करती है और युवाओं को उनके भविष्य पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करती है। परिषद अपने काम को अंजाम देने के लिए पूरे साल सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ कई छोटे छोटे सत्र और बैठकें आयोजित करती है। इसमें हाई लेवल कोऑर्डिनेशंस, परिचालन गतिविधियां, मानवीय मामलों के सेगमेंट और मैनेजमेंट सेगमेंट हैं। हाई लेवल सेगमेंट में राष्ट्रीय कैबिनेट मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रमुख व अन्य उच्च अधिकारी प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण नीति के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच सतत विकास के लिए राजनीतिक नेतृत्व, मार्गदर्शन और सिफारिशें देता है। यही सेगमेंट सतत विकास प्रतिबद्धताओं को लागू करने में प्रगति की समीक्षा करता है। उच्च स्तर के सेगमेंट और उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के विषय पर मंत्री स्तरीय बैठक होती है और ये नीतिगत फैसलों के लिए सिफारिशें करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय का भारत के लिए सदस्य बनने के क्या मायने हैं? संयुक्त राष्ट्र का यह अंग भारत के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी पिछले ही साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस निकाय के पहले अध्यक्ष के भारतीय होने पर गर्व जता चुके हैं। जुलाई 2020 में हाई लेवल सेगमेंट सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यों का समर्थन करता रहा है
और इस परिषद के पहले अध्यक्ष एक भारतीय ही रहे थे। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया सतत विकास लक्ष्य 2030 को हासिल करने की जद्दोजहद कर रही है, तब भारत का इस परिषद का सदस्य बनने के कई मायने हैं। हालांकि भारत अपने घरेलू प्रयासों से एजेंडा 2030 और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभा रहा है और दूसरे विकासशील देशों की मदद भी कर रहा है। लेकिन अब जबकि भारत इस परिषद का सदस्य बना है, तब ऐसा माना जा रहा है कि हम सतत विकास लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे। इसे इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग निकायों में लगातार चुनाव जीत रहा है। अभी हाल ही में भारत ने सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर 8वीं बार अपनी पारी की शुरुआत की। इतना ही नहीं, इसी साल अप्रैल माह में भारत ने आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 अंगों के चुनाव में जीत हासिल की। पिछले साल सितंबर में ही संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग के चुनाव में भारत ने चीन को मात देकर जीत हासिल की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की साख बढ़ रही है और दुनिया के देश भारत को तवज्जो दे रहे हैं। यही वजह है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के कई विभागों में अपनी जगह बनाने में लगातार कामयाब हो रहा है। दरअसल इन चुनावों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश ही मतदान करते हैं और भारत को दुनिया के लगभग सभी महादेशों के राष्ट्र समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में इसे संयुक्त राष्ट्र के सबसे अहम सुरक्षा परिषद के लिए भारत की राहें आसान होने के तौर पर देखा जा रहा है। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि इस परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के मुनीर अकरम इस परिषद के प्रमुख हैं, लेकिन इस परिषद के पहले अध्यक्ष भारतीय थे और उनका नाम रामासामी मुदलियार था। 1946 में इनकी नियुक्ति हुई थी। रामासामी मुदलियार प्रसिद्ध वकील, राजनयिक और राजनेता थे। वह जस्टिस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे। आज़ादी से पहले और फिर आज़ादी के बाद उन्होंने भारत में अलग अलग प्रशासनिक और नौकरशाही के पदों पर काम किया। मुदलियार दूसरी बार 1947 में भी इस परिषद के अध्यक्ष बने। इनके अलावा भारत के चिन्मया घरेखन भी 1990 में इसके प्रेसिडेंट बने थे। अब तक केवल इन्हीं दोनों भारतीयों को इस परिषद का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला है। आइए एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि इसके अध्यक्ष बनने का क्या गणित है। इस परिषद के ब्यूरो में 5 क्षेत्रों लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप तथा अन्य विकसित देशों में हर एक से एक सरकार शामिल होती है। हर साल एक क्षेत्र के प्रतिनिधि को बारी बारी से परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। जैसे अभी एशिया से पाकिस्तान के मुनीर अकरम इसके प्रमुख हैं, तो अब अगले 4 साल तक एशिया का कोई भी प्रतिनिधि इसके प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक परिषद अपने कामकाज को अंजाम देता है। तो फिलहाल दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। लेकिन आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।